सब ठीक ठाक चल रहा है ना? चलो देखो, अपन ने लास्ट टाइम क्या किया था? अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था F1 वेग क्या होता है। F1 वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, विश्रांति काल क्या होता है, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। नहीं पढ़ी थी? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसानी से आपको समझाया। अब अपन करेंगे आगे चल के संबंध, F1 वेग और विद्युत धारा में संबंध कैसे निकालेंगे, वो चीज अपन करेंगे। F1 वेग में विद्युत धारा में संबंध कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से उसका रिजल्ट आएगा, वो अपने को देखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो ध्यान से। F1 वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के हिसाब से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नहीं समझ में आया बोल देना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अपने पास कोई भी चालक है और इस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो स्मॉल n है। कितनी है? स्मॉल n है। और इसको मैंने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव से। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। लास्ट टाइम अपने रिजल्ट निकाला था VD - EE टाउ अपॉन m, ये रिजल्ट अपने निकाला था। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि जो F1 वेग है, विद्युत क्षेत्र है, वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। वो यहाँ से क्लियर होता है। ये पॉजिटिव हो गया तो ये किनारा तो क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूवमेंट कर रहे हैं? इस साइड में मूवमेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक बार सोच लो, फिर मेरे को बताओ। एक बार ये सोचो कि जो F1 वेग है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, यानी कि जो F1 वेग है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा में गति करेगा। वही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जब चालक के किनारों पर या चालक के सिरों पर बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में एक नियत त्वरण से जो नियत गति करते हैं उसको औसत वेग के रूप में अपन ने F1 वेग कहा था। तो ये चीज क्लियर हो गया आप सब लोगों के कि जो VD है और E है वो एक दूसरे के विपरीत क्या होते हैं, क्यों होते हैं। तो ये हो गया साहब आप पे VD। एक बार इस चीज को ढंग से समझ लो, फिर मैं आगे करवाता हूं। एक बार VD को और E को आप एक बार ढंग से समझो, फिर मैं इसको आगे करवाता हूँ। आगे अपन किस प्रकार से करेंगे इसको, एक बार इसको उतार दो फटाफट, उसके बाद में मैं आगे करवाता हूँ। ये पॉइंट है आपके जो क्लियर है वो किस प्रकार से होगा बताइए। अब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो कितने हैं, कितने मान सकते हो आप, कितने माने अपन ने यहाँ स्मॉल n माने हैं। इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, स्मॉल n है। माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n। यहां जो चालक है, इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है, स्मॉल n है। कितनी है, स्मॉल n है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है, स्मॉल n है। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा
डेल्टा टी समय अंतराल में तय की गई दूरी निकालेंगे और फिर दूरी निकालेंगे तो आयतन आ जाएगा और आयतन आ जाएगा तो आवेश आ जाएगा, आवेश आ जाएगा तो धारा आ जाएगी, सीधी सी बात है। अभी अपने को क्या करना है देखो, सपोज कर लो कि ये अपने पास एक स्मॉल या अल्पकांश क्षेत्रफल है, ठीक है। इस अल्पकांश क्षेत्रफल को आपने यहां से लेके यहां तक स्थापित कर दिया। इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए। कितना है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कितना है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया इसका, ये आपकी दूरी होगी यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी आपकी। ये दूरी आ जाएगी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आयतन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे, देखो ये कोई भी बेलन है आपके सामने है, इस बेलन का जब आप आयतन निकालते हो वो कैसे निकालते हो आपको पता है, बताऊंगा अभी चलिए इसमें। पहले मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल देता हूं। तो क्या लिखोगे, डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 गुना समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो गया 4 गुना समय हो गया। तो दूरी बराबर 4 कितनी है यहाँ एपन वेग से वीडी से, और समय कितना है इसमें डेल्टा टी। तो यहां से लेके यहां तक जो दूरी है डेल्टा टी टाइम में वो कितनी आएगी, वीडी डेल्टा टी आएगी। कितना आ गया, वीडी डेल्टा टी आ गया। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो आयतन होगा उसको अपन कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं बात करता हूं। यहाँ देखो ये बेलन आपके पास है, क्या ये एक बेलन है, आपको साफ दिख रहा है, क्या ये बेलन है। तो इस बेलन का जब अपने आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल हो गया और ये होगी इसकी ऊंचाई। अब इस चालक की बात करते हैं, इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है डेल्टा टी समय में यहां से लेकर यहां तक अपन इसको विस्थापित कर रहे हैं, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना कैपिटल ए है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ पे ऊंचाई कितनी होगी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, क्योंकि दूरी के रूप में ले रखी है यहाँ ऊंचाई अपन ने। भाई आपने इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में मान लो सपोज कर लो यहाँ से लेके और यहाँ तक विस्थापित हो गए, इस जगह से लेके इस जगह तक विस्थापित हो गए। तो विस्थापित होने में किस प्रकार का कार्य अपने को करना होगा, ये मेन चीज है इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से, तो बेलन हो गया, ये बेलन है, ये आयतन है, आयतन इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया, पाई आर स्क्वायर को अपन ने कैपिटल ए बोल दिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल दिया, और एच की जगह हो गया अपने पास एच, एच की जगह हो गया ऊंचाई। देखो ध्यान से, अब क्या लिखोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आयतन क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना है कैपिटल ए, ठीक है। स्मॉल है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आयतन,
गुणा स्मॉल n। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल n कैपिटल A गुणा हाइट कितनी है इसकी, ये दूरी है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ऊंचाई की जगह दूरी, और दूरी कितनी है BD डेल्टा T। A VD and T। तो अपने पास जो मैंने लिखा था वो आया था देखो दोबारा से सुनो एक बार, इसको सिस्टमेटिक ढंग से सुनो। अपने को F1 वेग VD और विद्युत धारा में संबंध चाहिए, उसके लिए नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा कोई इतिहास नहीं है, ना डरने की जरूरत है। ये आपके पास क्या है, कोई भी चालक है, जब इस चालक के सिरों पर बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। उनमें से माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, रटने की जरूरत नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, स्मॉल n हो गया, तो स्मॉल n ले लिया अपन ने। और डेल्टा t समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी कितनी ले ली, 4 गुना समय ले लिया, तो दूरी बराबर हो गया 4 गुना समय। तो n मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो आयतन है वो हो गया क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इक्वल टू हो गया n, क्षेत्रफल हो गया a, ऊंचाई हो गया हमारे पास दूरी, ये हो गया VD गुणा डेल्टा t हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, आयतन हो गया। अभी जो n मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा t समय में उनके ऊपर कितना आवेश आएगा, वो आवेश अपन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। इस स्थिति में उत्पन्न आवेश कितना होता है, n नहीं होता, आवेश के क्वांटीकरण से Q इक्वल टू n। तो डेल्टा Q हो गया, डेल्टा T टाइम में है तो डेल्टा Q इक्वल टू हो गया n। अब ये जो n है वो कितने क्षेत्रफल में है, इस स्थिति में मतलब इस आयतन में, और वो आयतन कितना था, A VD डेल्टा T। इस आयतन में उत्पन्न आवेश डेल्टा Q इक्वल टू हो गया A VD NE डेल्टा T। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इक्वल टू NE A VD, या ये औसत मान हो गया धारा का, तो धारा आई NEVD इंटू A हो गया। इसको अपन VD इक्वल टू लेना चाहें तो I अपॉन A NE हो गया, ये हो गया आपकी धारा, ये हो गया आपका F1 वेग, ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश। ये अपने पास एक संबंध निकल के आए हैं, इसमें VD इक्वल टू I अपॉन ANE है, ये विद्युत
धारा और F1 वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। एक चीज और बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा आपको कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पहले उसको संख्या माननी है कि उसकी n है। फिर उस मुक्त इलेक्ट्रॉन में डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। फिर उसी दूरी का आयतन निकालना है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए। फिर उत्पन्न आवेश निकालना है। फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक इसमें संबंध है छोटा सा और विभवांतर और F1 वेग में संबंध है छोटा सा और कवर है। डायग्राम बड़ा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। F1 वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। F1 वेग तथा विद्युत धारा में संबंध वो किस प्रकार से है? F1 वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ये तो करिए हम सॉरी F1 वेग तथा विभवांतर में संबंध। ये डायग्राम पढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F1 वेग की परिभाषा क्या होती है आपको बताइए। F1 वेग की परिभाषा से Vd इक्वल टू माइनस ई टू अपॉन एम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब चालक के सिरों पर बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उस टाइम पर विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है। वो किस प्रकार से होता है वो सुनो। जब चालक के सिरों पर बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित किया जाता है। जब चालक के सिरों पर बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित किया जाता है तब उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू माइनस ए इंटू दूरी होगी L। सपोज कर लो कि डिस्टेंस कितनी ले रखी है आपने, L लंबाई ले रखी है इसकी, ठीक है ना। ये कहां से संबंध आया था? V इक्वल टू माइनस मार्लन E डॉट dr। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध निकाला था। V इक्वल टू माइनस E इंटू dr। उससे रिजल्ट है, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से अपन बात करें तो किस प्रकार से रिजल्ट आएगा समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ से चलो मैं E इक्वल टू मान ले लेता हूँ। E इक्वल टू हो गया V बाई L। समीकरण 1 को किसमें पुटअप करोगे, 2 को किसमें पुटअप करोगे, फर्स्ट में। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर माइनस ई माइनस V अपॉन L अपॉन M। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ई वी टू अपॉन
ml। तो यहाँ से जो F1 वेग में संबंध आया है वो ये निकल जाएंगे। ये दोनों में क्या है, संबंध को प्रदर्शित करता है। ये एक संबंध होता है F1 वेग में और विभवांतर में। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो, डायग्राम ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। डायग्राम आपके सामने है, किस प्रकार से अपने को करना है, किस प्रकार से नहीं करना है वो आपके सामने है, देख लीजिए आप। बिल्कुल आसान है। देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, अभी तक जो पढ़ाया है इस लेसन में, इस यूनिट में धारा विद्युत में, पहले मैंने विद्युत धारा के बारे में आपको बताया, विद्युत धारा कौन सी राशि उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको F1 वेग की परिभाषा बताई, विश्रांति काल की बताई, गतिशीलता की बताई, उसके मात्रक बताए। फिर F1 वेग विद्युत धारा में संबंध बताया। अभी जो पॉइंट बताया वो F1 वेग और विभवांतर में संबंध बताया है। ठीक है, अब अपने आगे चल के एक नियम पढ़ेंगे, ओम का नियम, जिससे प्रतिरोध प्रतिरोधकता निकल के आएगी। और प्रतिरोध प्रतिरोधकता किन भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं और क्यों करते हैं, उनकी जो निर्भरता वो कैसे एक्सप्लेनेशन होगी। प्रतिरोधों का वर्णक्रम कोड संकेत आएगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन आएगा, सेल आएंगे, टर्मिनल वोल्टेज आएंगे, विद्युत वाहक बल आएंगे, सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आएगा। वो सारी चीजें इसमें निकल के आएंगे। ठीक है, अब आगे चल के अपने पास एक भौतिक राशि आती है कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ समझेंगे कि धारा घनत्व से अपन क्या समझते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखना। धारा घनत्व देखिए, धारा घनत्व ये अपने पास कोई भी एक प्रणाली है, पाइप है। ठीक है, इस पाइप में यहां से पानी जाएगा, इधर जाएगा, इधर से धारा जा जाएगी, इधर धारा जाएगी, इसमें धारा जाएगी और इसमें धारा जाएगी। इसमें मान लो I1 है, इसमें मान लिया I2 है, इसमें मान लिया I3 है। तो क्या I1 I2 से बड़ा होगा, I3 से बड़ा होगा I2? दूसरी कंडीशन ये आएगी, क्या ये कंडीशन आएगी? और क्या I1 बराबर I2 बराबर I3 आएगा? सोच के बोलो, सोच के बताओ इसको, सोच लो आराम से कि इसमें से कौन सी कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है। आपको 10 सेकंड का टाइम है, उस 10 सेकंड के टाइम में फिर मैं आगे आपको करवाता हूं किस प्रकार से अपन इसको करेंगे। बताओ, 10 सेकंड आपकी पूरी होगी, बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। उसके लिए मैं बताता हूँ, ध्यान से। इसमें आवेश वाहक ले लिया आपने, यहाँ 6 ले ली और यहाँ पर 6 ले ली और ये यहाँ पर 6 हो। इसका मतलब क्या हुआ, आवेश वाहक उतने ही है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फैल रहे हैं। भाई आवेश प्रवाह की जो दर है, सतत प्रवाह की जो दर है, यानी कि धारा के रूप में जो मान है, यहाँ पे भाग सकड़ा है, यहाँ पे भाग और सकड़ा है, यहाँ पे भाग और सकड़ा है। ठीक है, 5 मिनट का ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ध्यान सुनिए। ये कम सकड़ा भाग है, ये ज्यादा सकड़ा भाग हो गया, ये और चौड़ा हो गया। तो इसमें पानी का प्रवाह तो चल रहा है लेकिन उसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। तो इसका मतलब है तो पानी ही, प्रवाह तो पानी का ही है। तो उसी प्रकार से धारा का प्रवाह है वो क्या है, इसमें एक समान है। इसमें भी इतनी धारा बह रही है, इसमें भी इतनी धारा बह रही है, इसमें भी इतनी धारा बह रही है। क्यों बह रही है?
इसका जो धारा घनत्व है वो हो गया I अपॉन A1, क्योंकि जो धारा है इसमें सपोज कर लिया कि कितनी A, तो इसमें तीसरी कंडीशन सही है, टोटल धारा I है, ये भी I है, ये भी कितनी है I है, तीनों की तीनों I है। यहाँ भाग चौड़ा कम है, चौड़ा है तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा और कम है तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा है थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही कंडीशन में अपने पास क्या निकल के आ रहा है, धारा घनत्व आ रहा है। धारा घनत्व अपन J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व को क्या किसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब हो गया धारा बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ, जो धारा घनत्व है इसका मतलब क्या हुआ कि कितने क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितने क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो उसका धारा घनत्व है। कैसे, समाधान से। मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम बनाने के लिए मैंने सपोज कर लो कि ये ले लिया, ठीक है। ये अपने पास एक चालक ले लिया, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा उस क्षेत्र के लंबवत होता है। मैंने पहले लेसन में बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है वो उस क्षेत्र के हमेशा क्या होता है, अभिलंबवत होता है, लंबवत होता है। तो ये आपने स्थिति ली है, तो इसके जो लंबवत सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी सदिश क्या होगा, वो लंबवत इस प्रकार से होगा, इधर ले होगा जैसे इस प्रकार से ऊपर हो जाएगा और इस प्रकार से उसका नीचे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो बहने वाली धारा है वो इस प्रकार से है, ये बहने वाली धारा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चालक में क्षेत्रफल सदिश के या किसी चालक के क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाली धारा, किसी चालक के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, अर्थात J बराबर I बटे A। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। मैंने जो पहली कंडीशन बताई थी, कई बार कंपटीशन में आता है, यहाँ देखिए जो मुक्त फ्री आवेश वाहक हैं, जो आवेश वाहक हैं वो सदस्य 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, लेकिन यहाँ पे वो कम जगह घेर रहे हैं, यहाँ पे वो जगह थोड़ी सी ज्यादा घेर रहे हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी वो और ज्यादा घेर रहे हैं, बट धारा का मान इसमें एक समान है। तो धारा घनत्व के रूप में मैंने आपको कैसे बताया कि किसी चालक के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है, यानी कि जो चालक है उस चालक के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल सदिश के नहीं, क्षेत्रफल के, किसी चालक के क्षेत्रफल के, किसी चालक के क्षेत्रफल के लंबवत, ऐसे लिख दो आप, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल है ये वाला, इसका ये क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और इसके जो अभिलंबत गुजरेगा वो होता है क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे है क्षेत्रफल सदिश। ये क्या आपका क्षेत्रफल सदिश है, तो इसको आप सदिश राशि लिख सकते हो।
ये है सदिश राशि। नंबर 2, इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से सुन लो एक बार के लिए। कोई भी चालक है, उसके क्षेत्रफल के लंबवत जो गुजरने वाली धारा है उसको अपन क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। ओके, अरे नेक्स्ट